नमस्कार। ये विषय है डीजी सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, अगर इसे शुद्ध हिंदी में कहें तो कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करना। यानी अगर एक जनरेटर हमारा चल रहा है और दूसरे जनरेटर को ठीक उसी बस बार पर जोड़ना है या उसी लोड पर जोड़ना है कि दूसरा वाला भी कंधे से कंधा मिलाकर पूरा सहयोग करे, लोड की शेयरिंग करे, लोड को बांटे, इसी को सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। अब सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत कब पड़ती है, जैसे कि कहीं पर किसी समय कुछ ज़्यादा लोड चलता है और कभी ज़रूरत हुई तो कम लोड चलता है। तो जब ज़्यादा लोड चलता है उस समय हमें दो जनरेटर के सहयोग से पूरे लोड को संभालना पड़ता है, और जब हमारा लोड कम हो जाता है तो हमें बड़ा जनरेटर चलाने का कोई मतलब नहीं रहता है। अगर हम बड़ा जनरेटर से कम लोड को चलाते हैं तो हमारा फालतू का खर्चा बैठेगा, यानी हमारा डीजल जलेगा जो कि महंगा पड़ेगा। इसलिए हम दो या दो से अधिक जनरेटर रखते हैं और जैसी हमारी आवश्यकता बनती है उसके हिसाब से हम अपने जनरेटर को लाइन में जोड़ते हैं और अपना कार्य का संपादन करते हैं। देखिए, दो जनरेटर किसी बस बार से जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए कुछ मुख्य मानक बनाए गए हैं जिनको ज़रूर पालन करना पड़ता है। इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि जब तक ये पैरामीटर पूरे नहीं होते हैं, ये हमारा सिंक्रोनाइजेशन का कार्य संपादित नहीं होगा, यानी सही ढंग से संपादित नहीं होगा। तो इसकी जो सबसे ज़रूरी शर्त होती है कि जो पहले से जनरेटर चल रहा है और उसके आर वाई बी फेस जो हैं जिस तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक उसी तरह से दूसरे जनरेटर के भी आर वाई फेस जुड़ने चाहिए, यानी उनमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, यानी फेस सीक्वेंस सेम होना चाहिए। दूसरी शर्त होती है कि दोनों जनरेटर की वोल्टेज बराबर होनी चाहिए। 1-2 वोल्ट का अंतर हो सकता है। जो पहले से जनरेटर चल रहा है या जो बस बार की फ्रीक्वेंसी है, जिसको हिंदी में आवृत्ति भी कहते हैं, दूसरे जनरेटर की भी फ्रीक्वेंसी सेम उसी के बराबर होनी चाहिए। और चौथी शर्त होती है कि जो पहले से जनरेटर चल रहा है, यानी जो बस बार का फेस एंगल है, दूसरे जनरेटर को लाइन में जोड़ने के लिए उसका भी फेज एंगल ठीक वैसा ही होना चाहिए। जब ये हमारी शर्तें पूरी हो जाती हैं, फिर हम पहले वाले जनरेटर के पैरेलल में या यूँ कहें समानांतर में दूसरे जनरेटर को जोड़ सकते हैं। फिर ऐसा करने पर हमारा दूसरा जनरेटर भी पहले जनरेटर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लोड की शेयरिंग करेगा। जितनी उसकी क्षमता होगी उतना वो अपना सहयोग देगा। साथ साथ इसको एक साथ चलाने के लिए सुरक्षा मानकों का भी पालन करना पड़ता है, जैसे ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन और कुछ अन्य जो नेसेसरी प्रोटेक्शन होते हैं उनको देना पड़ता है। अब देखिए, अगर हमारा फेज एंगल, दोनों जनरेटरों का फेज एंगल सेम नहीं होगा तो हमारा दूसरा जो जनरेटर, अगर हम उसको लाइन में डाल देंगे, उसके स्विच को ऑन कर देंगे, तो दूसरा जनरेटर हमारा लोड शेयर नहीं करेगा, बल्कि उस फेज एंगल का पीछा करते हुए लाइन में केवल बना रहेगा, लोड न शेयर करके, बल्कि वो पहले से चल रहे जनरेटर पर एक भार बनकर रह जाएगा। इसलिए ये जो सारे मानक बनाए गए हैं उनको पूरा करने के बाद हम स्विच को ऑन करते हैं। जहां आप ड्राइंग में देखें कि जनरेटर नंबर 1 और जनरेटर नंबर 2 एक कॉमन बस बार से जुड़ने के लिए रेडी हैं। पहले वाले जनरेटर पर A1 एम्पियर मीटर लगा हुआ है, साथ में उसके साथ एक MCC भी लगी हुई है, और पहले से बस बार के साथ V1 यानी वोल्ट मीटर लगा हुआ है और F1 फ्रीक्वेंसी मीटर लगा हुआ है। तो पहले वाला जनरेटर यानी बस बार की जो वोल्टेज होगी और फ्रीक्वेंसी होगी वो हम यहाँ से देख लेंगे। और फिर दूसरा जनरेटर हमारा जो है उसके साथ A2 एम्पियर मीटर लगा है, फिर MCC भी लगी हुई है, और एक बस बार और दूसरे DG को आपस में जोड़ने के लिए एक स्विच लगा हुआ है जिसको DG स्विच नाम दिया गया है। और उसके आगे आप देखेंगे तो दूसरे नंबर जनरेटर के साथ ही
एक सिंक्रोनस मीटर लगा हुआ है जिसमें DG2 का भी कनेक्शन है और पहले से जो हमारा जनरेटर 1 है या बस बार कह लीजिए उसका भी कनेक्शन है। ये मीटर हमारा ये दिखाता है कि दोनों जनरेटर स्लो फास्ट तो नहीं है, उसका इंडिकेशन आएगा। या यूँ कह लीजिए कि दोनों जनरेटर का जब फेज सीक्वेंस बराबर होगा तो ये बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर होगा, यानी 0 पर होगा, उस समय बेहतर पोजीशन होगी और तब जा कर के हमें DG2 स्विच को बस बार के साथ कपल करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए DG2 के लिए भी V2 वोल्ट मीटर लगा है और F2 फ्रिक्वेंसी मीटर लगा हुआ है। तो इस तरह से V1 F1 V2 F2 और सिंक्रोनस मीटर की रीडिंग जब ओके होती है फिर तब जा कर के हम स्विच जो DG2 के लिए लगा हुआ है उसको हम ऑन करते हैं और फिर इस तरह से दोनों जनरेटर बस बार से जुड़ जाते हैं और लोड शेयरिंग करते हैं। यहाँ पर A1 और A2 जो मीटर लगे हुए हैं, एम्पियर मीटर लगे हुए हैं, यहाँ से दोनों जनरेटर पर पड़ने वाले लोड को हम मॉनिटर कर सकते हैं। अगर किसी वजह से लोड हमारा ज़्यादा बढ़ जाता है जबकि पहले से हमें कैलकुलेशन पता होती है, फिर भी ये दोनों एम्पियर मीटर निगरानी के लिए होते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम अपने लोड को एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में ही यहाँ आजकल जो ये सिंक्रोनस मीटर लगा हुआ है, वोल्टेज फ्रिक्वेंसी मीटर लगे हुए हैं, इससे कुछ एडवांस रिले आ गई है। एक ही रिले के अंदर सारे मीटर होते हैं, सिंक्रोनोस्कोप भी होता है, प्रोग्रामिंग होती है और दोनों जनरेटर को कपल करने के लिए उसमें प्रोग्रामिंग सही ढंग से होती है और ये ऑटोमेटिक रिले फिर बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करती है। साथ में कहीं कहीं पर जो हमारे जनरेटर होते हैं उसमें ऑटो स्टार्ट और ऑटो ऑफ का भी फंक्शन होता है। किस जनरेटर को पहले चलाना है, किस जनरेटर को बाद में चलाना है, कुछ इस तरह के भी फंक्शन होते हैं। तो इस तरह से समय के साथ साथ नई नई टेक्नोलॉजी जुड़ती जा रही है। यहाँ देखिए, जब दोनों जनरेटर बस बार से जुड़ जाते हैं तो उनका आपस में लोड शेयरिंग कैसे होता है, यानी सिंक्रोनस के बाद लोड शेयरिंग कैसे होता है। मान लीजिए कि पहला जनरेटर 100 kVA का है और दूसरा जनरेटर 50 kVA का है और बस बार पर पड़ने वाला कुल लोड 120 kVA का है। तब जनरेटर नंबर 1 पर लोड हिस्सेदारी कितनी होगी, तो इसको 100/150 कर देंगे और उसमें 120 का गुणा कर देंगे। इस तरह से उस पर लोड पड़ेगा 80 kVA। और जनरेटर नंबर 2 की लोड शेयरिंग क्या होगी, जनरेटर नंबर 2 जो है 50 kVA का है तो 50/150 और गुणे 120 बराबर 40 kVA। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सेम रेशियो में दोनों जनरेटर पर लोड पड़ रहा है। 120 kVA टोटल लोड में से 80 kVA लोड पहले जनरेटर पर आएगा और 40 kVA का लोड दूसरे जनरेटर पर आएगा। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।